हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हॉलीवुड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के रिजल्ट आउट हो गए। लोगों के घरों में मिठाइयां बट गई हैं, सारे रिश्तेदारों को खबर हो चुकी है कि भाई इस बार सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क या पीओ में हमारे बच्चे का हो गया है। लेकिन बच्चे के मन में एक डाउट है कि अभी एक प्रोसेस बचा है जो डीवी का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो उनके मन में थोड़ा सा डर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, और वो बहुत सारे वीडियोस भी सर्च कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में हमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, क्या क्या हमें अरेंज करना होता है, कितना टाइम हमें मिलता है यहाँ पर अरेंज करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर ऑलरेडी जो आरआरबी क्लर्क की पोस्ट में जॉब कर रही हैं समीक्षा प्रधान जी हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका वेलकम करते हैं जो उन्होंने 2021 में बैंक को ज्वाइन किया था। तो समीक्षा जी, कैसे हो आप? थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ सर। थैंक्स टू यू। और बाकी सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो भी हमारे साथ वाले हैं जिनका ईयर इतना अच्छे से स्टार्ट हुआ है। और आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू अपकमिंग जर्नी। थैंक यू सर। तो जब हम आरआरबी क्लर्क में सिलेक्ट हुए थे तो डेफिनेटली आपने मुझसे कनेक्ट किया था, बट स्टिल थोड़ा सा डाउट तो अंदर से आया ही होगा कि अभी डीवी में हमें क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके डॉक्यूमेंट्स हमें पहले से खुद ही लेके जाने होते हैं, या हमें मेल एंड ऑल के थ्रू कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन आती है, या कुछ हमारे घर में चिट्ठी आती है? वैसे चिट्ठी के जमाने तो चले गए। तो कैसे हमें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या लेकर जाना है और कब हमारा होने वाला है, कैसे पता चलेगा? सर जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज के बाद हमारे पास मेल आ जाता है। जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसको हमें कंटिन्यूसली बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए। और चिट्ठियां भी आती हैं उसके बाद आती हैं पर। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एक टाइम होता है 7 to 10 डेज का। आपके पास जिस डेट को मेल आया है उससे 7 डेज के बाद ही अप्रॉक्सीमेट आपका डीवी रहता है। लेकिन आपको मेल बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। जैसे अभी रिजल्ट आया हुआ है बट कुछ कुछ रीजन्स में जैसे कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी मेल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी जल्दी आएंगे। मेरे टाइम पे ये था कि कोविड टाइम चल रहा था तो मेल बहुत डिले हो गया था। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं होते हैं तो 15 to 20 डेज में मेल आ जाता है। और उसी के कुछ टाइम बाद चिट्ठियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो चिट्ठी आती है, तो वो हमारे हम्म। क्या, जैसे हमसे दो एड्रेस मांगे जाते हैं ना, तो कौन से वाले एड्रेस में हमें जो लेटर है वो आने वाला है? जो कम्युनिकेशन एड्रेस आप फिल करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे उसमें आपका आता है। बट हमको उसका वेट नहीं करते रहना चाहिए। जैसे ही मेल आ जाता है तो एक चेकलिस्ट प्रोवाइड हो जाती है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी ये काम करता हूँ कि बहुत सारे मेल्स एंड ऑल आते हैं, क्योंकि हम बहुत जगह लॉग इन करे रहते हैं, तो बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। जैसे एडमिट कार्ड एंड ऑल का है, आईबीपीएस भी वो स्पैम में चला जाता है। मेन मेन मेल्स ही हमारे आते हैं। तो मैं स्टूडेंट से ये जरूर कहूंगा कि जो भी स्पैम लिस्ट है आपकी अभी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे भी आप पर डे एक बार तो डेफिनेटली उसे चेक करना चाहिए, है ना? यस सर। ओके। डेफिनेटली उसको चेक करना चाहिए क्योंकि ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का भी मेल वो स्पैम फोल्डर में ही गया हुआ था। बट क्योंकि होता है रिजल्ट के बाद वेट नहीं होता कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी कब ज्वाइनिंग मिलेगी। तो वी शुड कीप ऑन चेकिंग ईच एंड एवरी फोल्डर एंड वी शुड इवन अपडेट आर मेल लिस्ट ऑल्सो। कि आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स नहीं है आप उनको डिलीट कर दीजिए। किसी किसी का मेल में क्या रहता है कि आपका जो स्पेस है वो स्टोरेज फुल हो रखा है। तो आप अपने जो ऐसे मेल्स हैं जो आपके यूसेज के नहीं है आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ताकि आप अपडेटेड रहें आपको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार अपना मेल्स चेक कर लेना चाहिए इस तो टाइम की डेफिनेटली ड्यूरेशन यहाँ में। से तो मेनली एक पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फ्रेंड्स का भी सिलेक्शन हुआ, उनके पास मेल आ गया है और इनके स्पैम में मेल पड़ा रहता है, और ये कहते हैं हमारे पास तो मेल नहीं आ रहा है। तो आई थिंक एक चीज़ तो इन्हें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। सेकेंड थिंग ये कि क्या हमें डीवी के पहले कुछ प्रिपरेशन करके चलना चाहिए क्या? कुछ हाँ अलग से प्रिपरेशन करनी है? अलग सी प्रिपरेशन ये है जैसे अभी एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ है क्रेडिट हिस्ट्री का। तो क्या होता है हमारे साथ कि हम लोग क्रेडिट कार्ड बहुत नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन जब उसका ईएमआई फिल नहीं करते हैं हमारी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो खराब हो जाती है। आप पहले वो चीजें देख सकते हैं।
तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास 15 डेज़ का टाइम है, सिबिल में आप सिबिल चेक करिए, सिबिल के कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और अपनी सिबिल अपडेट करा लीजिए, अगर ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट वहाँ पर है। दूसरी चीज़, पुलिस वेरिफ़िकेशन भी बहुत मैंडेटरी रहता है। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई बहुत छोटा-मोटा केस भी है आपके अगेंस्ट, ज या केस नहीं, लेट्स से कि किसी के और के केस में आपका नेम भी है, तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि उसको क्लियर करा दें। क्योंकि ये 2 चीज़ों को लेकर के कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट है इस टाइम पर, कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सही होनी चाहिए, आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन बहुत सही होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को मतलब पहले से तैयार करके रखनी चाहिए, क्योंकि 15 डेज़ का टाइम आपके पास मेल आने तक का है, उसके बाद 7 से 10 डेज़ का टाइम डीवी में है। तो आपको अप्रॉक्सिमेटली एक 25 डेज़ का स्पैन मिल गया है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें हो जाएँगी और उस टाइम पे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें पहले से करके रखनी चाहिए। तो मतलब जब तक मेल नहीं आया है तब तक हम ये चीज़ें तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। ओके। यस सर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक तो अनरिजर्व यानी जनरल वाले, और एक वो हैं जो जिनको कैटेगरी मिल रही है ना। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा कैटेगरी वालों को लगते हैं ना। तो मैं चाहूंगा कि मेल में तो ये लिख कर आएगा ही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, बट आपने जैसा बोला कि उसके बाद 7 डेज के अंदर ही हमें अरेंज करना होता है। तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 7 डेज के अंदर किसी एक कोई डॉक्यूमेंट हमारा रह जाता है तो क्या हमें बैंक वहां पर कुछ टाइम देता है कि आप इतने दिनों में इस डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेते हो तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ, डेफ़िनेटली वो टाइम दिया जाता है। आप एक एफ़िडेविट प्रिपेयर करवा सकते हैं, या अंडरटेकिंग के लिए वो बोल दिया जाता है। जैसे कुछ लोगों की जो होता है क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट्स में आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफ़िकेट्स नहीं आए हुई होती हैं। तो ऐसे टाइम पे बैंक आपको एक पीरियड दे देता है कि ये टेन्योर है आपका 15 डेज़ का, 15 डेज़ के अंदर में आपको ये डॉक्यूमेंट हेड ऑफ़िस में सबमिट करना है। बट उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग वो लोग फ़िल करवा लेते हैं, एक एफ़िडेविट के साथ। तो ऐसा कोई एकदम टेंशन नहीं लेनी है कि अरे ये डॉक्यूमेंट रह गया तो हमारा डीवी कैंसल हो जाएगा या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता है। कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर के स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेकर के वो आपको टाइम स्पैन भी देते हैं और थोड़ा लीनियंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें दोबारा से मतलब दे सकते हैं 15 डेज़ के टेन्योर के अंदर हेड ऑफ़िस को डिपॉज़िट करनी होती है। तो जैसा कि ऑलिव बोर्ड तो हमेशा ही हिस्ट्री बनाता ही है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस ऑलिव बोर्ड से ही होते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा, मेल तो ठीक है जब आ जाएगा, लेकिन आप एक बारी डॉक्यूमेंट सारे के सारे अगर बता देते हमारे स्टूडेंट्स को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अरेंज करने हैं, तो वो आई थिंक अभी से ही लग जाते हैं उनको अरेंज करने के लिए। तो आपके पास क्या कुछ ऐसी कोई लिस्ट है जो आप एक बारी बता पाओ तो हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। श्योर सर। होता क्या है कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको जो प्रोवाइड करने हैं, मैं उसको एक-एक बार आपको बता देती हूँ। उनकी सभी की 3 कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, उसका प्रिंट आउट मैंडेटरी रहता है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सँभाल के रखिए। सेकेंडली पेन कार्ड ओरिजिनल में और फ़ोटोकॉपी में, दोनों में रखना है, क्योंकि पेन कार्ड से वो आपका एक बार क्रेडिट भी चेक कर लेते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो आधार होगी, वो रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए। अब रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी रख सकते हैं, बट होता क्या है, वो फ़ोटो आईडी प्रूफ होना मैंडेटरी रहता है। जो हमारे 6 ओवीडीज़ रहते हैं, उसमें से एक होना मैंडेटरी है, बट आधार इज़ समथिंग जो हम मतलब एक बहुत कॉमन चीज़ है जो सबके पास मिल जाता है, तो आधार रखना ज़रूरी है। फोर्थ चीज़ जो है वो होता है कॉल लेटर आपका, जो सबसे पहला आपका एक इनिशिएशन लेटर आएगा, वो होना ज़रूरी है। देन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट्स एंड मार्कशीट। अब इसमें क्या होता है कि 10th की मार्कशीट प्लस 10th का पासिंग सर्टिफ़िकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफ़िकेट, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफ़िकेट भी हो और मार्कशीट। जैसे अब कोई कोर्स है, लेट्स से बीटेक है, तो उसमें आपका सेमेस्टर वाइज रिजल्ट रहता है, तो आपको हर सेमेस्टर का मार्कशीट लेकर के आना रहता है। और अगर आपने उस जो फॉर्म फिल करा है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स, ट्रिपल सीओ, ऐसा कुछ भी अगर आपने उसमें फिल करा है, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको मूल निवास बोलते हैं, तो वो भी होगा। देन आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। तो कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ध्यान रखने वाली हैं। जैसे एससी एसटी तो आपका बाय बर्थ रहता है, तो उसमें कुछ नहीं। अब ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होती है, वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए।
2000 जैसे अभी इस टाइम पर आप करेंगे तो 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। देन आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, दैट टू लेटेस्ट 2023 से 2024 का। फिर आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने होंगे। फर्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो अभी आपने लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंड करी है, जो ग्रेजुएशन या लेट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा, अगर आपने कोई भी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रखा है तो उसका, और अगर आपने नहीं कर रखा है तो किसी भी गजटेड ऑफिसर का होगा। और जो थर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो किसी भी ऐसे पर्सन का होगा जो आपको 1 ईयर से ज्यादा जानता हो, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए रहते हैं। देन आता है आपका मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें क्या रहता है कि सभी बैंक्स का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कुछ वहाँ पर अपने ही डॉक्टर से करवाते हैं, तो वो 1000 रुपीज़ का फीस लगता है और वो वहीं वहीं करा लेते हैं। वो आपको अपना मेल चेक करना पड़ेगा, उसमें स्पेसिफाई होता है कि कैसा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। देन 8 पासपोर्ट साइज फोटोज। फिर अगर आप किसी प्रीवियस फर्म में काम कर रहे हैं तो वहाँ का रेजिग्नेशन, और वहाँ से एनओसी भी चाहिए रहता है कि अगर आपने वर्क कराया तो उसका ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। देन अगेन पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म एंड क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री किसी भी अच्छी साइट जैसे सिबिल, क्रिफ ऐसे का मतलब वो रहता है, वो आपके अगेन चेकलिस्ट में मेल पे रहता है। देन आता है रेफरी नेम एंड एड्रेस। तो इसमें आपसे 2 रेफरेंस के लिए किसी 2 पर्सन्स का आपको रेफरेंस देना होगा। अगेन वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए और आपको 1 ईयर से ज़्यादा जानना चाहिए। जो गारंटी लेंगे वो अपना जो आपका हेड ऑफिस है वो उनको कॉल करके एक बार आपके बारे में वेरीफाई करेगा। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं जो यूज़ में आते हैं। बाकी चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, जो मेल पे चेकलिस्ट आती है और उसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लगे होने चाहिए। ये तो कुछ वैसे डॉक्यूमेंट। तो हर बार सेम ही रहता है, बट या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड भी हो सकते हैं। मेनली हम बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल, इसमें टाइम लग जाता है। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट है, अब सारे लोग अपने होम टाउन से ही कॉलेज नहीं करते हैं, तो उनको कॉलेज तक जाना है, वहां पर करेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। उस टाइम पे वो एम्प्लॉय मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा टास्क बन जाता है, अच्छा है ना। तो ये आई थिंक स्टूडेंट करा सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है डेफिनेटली। तो थोड़ा बहुत तो काफी काफी हद तक सारी चीजें आपने वैसे यहाँ पर बता दी हैं, तो आई होप ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए। अब थोड़ी सी और कुछ बातें कर लेते हैं कि जैसे जब हम स्टूडेंट थे, थोड़ा शॉर्ट में ही बताओ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल में ये टाइम निकल पाता है ना। तो जब हम स्टूडेंट थे और उसके बाद जब हमारी जॉब लगी, तो उस बीच में क्या चेंजेस आए हमारी लाइफ में? हम जब स्टूडेंट थे तो बहुत ही केयर फ्री थे, स्ट्रेस सिर्फ जॉब का था। और जब जॉब मिल जाती है तो एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे पे कि हाँ, आप एक इंस्टीट्यूशन के साथ टाइड अप हैं, आपका नेम उसके साथ है। तो एक वो चेंज हो जाता है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि आरआरबी या मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में मैं वर्क कर रही हूँ उसमें कुछ ज़्यादा चेंज आता है। बस हाँ, ये है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा वेलकमिंग होना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ में क्या रहता है कि हम अपना पढ़ रहे हैं, तो दैट्स इट, उसमें कोई और स्ट्रेस नहीं है। बट यहाँ पे आपको विजिलेंट रहते रहते भी वेलकमिंग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी लीनियंसी दिखा दिया, वहीं पर ही बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और वेलकमिंग इसलिए क्योंकि आप एक पब्लिक डीलिंग सेक्टर में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, चाहे आप क्लेरिकल हों, चाहे आप पीओ हों, आपको काउंटर नहीं फेस करना पड़ेगा। आप किसी भी पोस्ट पर हों और एक आप आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक में जा रहे हैं, तो एक रूरल बैंक के हिसाब से आपका सारा कस्टमर बेस रूरल है। तो आपको उस हिसाब से वेलकमिंग होना, मुझे यही लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको चेंज करनी पड़ेगी कि यू हैव टू बी वेरी वेरी मच मोर वेलकमिंग एंड ऑल्सो विजिलेंट एट द सेम टाइम। अच्छा, थोड़ा आरआरबी का कल्चर के बारे में बताएं। जैसे हम आरआरबी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसा कल्चर है और क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या
क्या वहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमें लगता है कि और जॉब से बेहतर हैं, है ना? इसके बारे में कुछ बताइए। आरआरबी में सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। अभी जैसे बहुत सी चीज़ें आप अपनी रूट्स, जो होता है ना रूट्स को देखना, वो आप एक आरआरबी में देख सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत छोटे से छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स और हर चीज़ देखने को मिलेगी। और वर्क कल्चर में क्या है, जैसे बहुत सी जगहों पर बहुत स्पेसिफिक वर्क होता है कि नहीं, दिस इज़ योर सीट, दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू दिस। This is not the case with RRB. It, like, I have to be very clear, if you are sitting uh, कि आपको अगर पीओ में एडवांस सपोज अलॉट हुआ है कि, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोन ही करेंगे, आप उसके साथ साथ सिबिल भी चेक करेंगे, आप उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, आप लोन डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, आप लोन के लिए प्रमोशन भी करेंगे। सो एक जैसे एक स्टार्टअप में काम करना होता है ना, आरआरबी एक वैसा है। आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप चाहे किसी भी सीट पर हो। अब जब ऐसा होता है तो उसके साथ थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि वर्कलोड थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो पाता, कि अब आपको हर चीज़ करनी है तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल, कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी टाइम मिसमैनेज करा तो दिक्कत हो सकती है। बट एडवांटेज ये भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आरआरबी में मच बेटर है रेदर देन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड ऑल्सो बहुत सी जगहों पर आपकी पोस्टिंग रूरल में होगी, आपको बहुत बेसिक एम्यूनिटीज़ शायद से नहीं मिलेंगी। जैसे होता है ना, हर बैंक तो एसी वाला होता है, नहीं, हर बैंक एसी वाला नहीं होता है। कुछ-कुछ बैंक्स में आपको फैन से भी काम चलाना पड़ सकता है। सो देयर आर लाइक थिंग्स कि हाँ, बेसिक एम्यूनिटीज़ थोड़ा-थोड़ा मिसिंग है, बट उसके साथ-साथ आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है। कल्चर बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बस हाँ, आपको थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, थोड़ा-सा कुछ दिक्कतें हैं, बट वो एडजस्टमेंट के साथ सही हो जाती हैं। वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके स्टेजेस नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट रीजनल ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक तरीके से आपको सीनियर्स का सपोर्ट भी बहुत मिल जाता है। तो ऐसा सा है हमारा वर्क कल्चर। नहीं नहीं, अभी तो वैसे बैंक्स बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहे हैं, तो ये जो एसी वाला कंसर्न है डेफिनेटली होना चाहिए, और बहुत जल्दी एसी इंस्टॉल होंगे सारी जगह। बाकी मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। बिल्कुल सर। हाँ, और ठीक है, एक जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, एक मन में और भी हमारे क्वेश्चन होता है कि जो हम एग्जाम्स दे सकते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है, वो हम कितने साल बाद दे सकते हैं, लाइक पीओ एंड ऑल के लिए। एंड कुछ ऐसा भी है कि हमारा क्लर्क में रहते हुए ही हम कुछ ऐसे एग्जाम्स निकाल सकते हैं जिससे हमारा सैलरी भी अच्छा हाइक हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में दोनों अलग अलग बता दो आप, कैसा क्या प्रमोशन एंड सैलरी हाइक का। इसमें क्या रहता है, नॉर्मली आपका जो नॉर्मल ट्रैक रहता है वो 6 ईयर्स या 7 ईयर्स रहता है क्लरिकल से पीओ के लिए। इट वेरीज। बट अगर आपको ऐसा है कि इंक्रीमेंट जल्दी चाहिए या फिर थोड़ा सा प्रमोशन अर्ली चाहिए, तो हमारा इंटरनल प्रमोशंस के लिए जेआईबी एक एग्जाम है, एंड देन देयर इज सीआईबी। सो जेआईबी में क्या रहता है, देर आर पहले इसमें 3 पेपर्स हुआ करते थे, अभी इसमें 5 हो गए हैं। तो you have to clarify all these things. So you have to clear all these papers, and then you get 1 increment and 1 year less for your promotion. और जीआईबी क्लियर करने के बाद ही आप सीआईबी का एग्जाम दे सकते हैं। अब अगेन सीआईबी में 5 पेपर्स होते हैं, और आपको वो सारे पेपर्स क्लियर करने होते हैं। देन यू विल गेट 2 इंक्रीमेंट्स, जो एक आपका रेगुलर इंटरवल में इंक्रीमेंट होता है, उसके एक्स्ट्रा आपको 2 और इंक्रीमेंट मिलेंगे, और आपका प्रमोशन में अगेन 1 ईयर लेस हो जाएगा। इस टाइप के प्रमोशन को फास्ट ट्रैक प्रमोशन बोलते हैं। और इंक्रीमेंट जिस डेट पे आपने जीआईबी क्लियर करा है और जिस डेट पे आपने सीआईबी क्लियर करा है, उसी डेट से आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। अब क्या होता है कि इनके सर्टिफिकेट्स थोड़ा सा लेट आते हैं, तो अगर जुलाई वाला जीआईबी आपने क्लियर कर लिया है और उसका सर्टिफिकेट लेट्स से अगस्त में आया, तो आपको वो जो टाइम पीरियड है उसका एरियर आपकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी में इंक्लूड होकर के मिल जाता है। तो ये हमारा इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लेजी से होते हैं, चलो जॉब लग गई अब क्या ही करना है, बट अगर आप
अच्छे से पढ़ाई करते रहते हो और अपने आप को अपडेट रखते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी प्रमोशंस भी मिल जाते हैं, साथ में इंक्रीमेंट्स भी मिल सकते हैं, है ना। चलो जाते जाते मैं ये चाहूंगा आप कुछ स्टूडेंट्स को टिप्स देना चाहें। जैसे मैं जैसा आजकल देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, लाइक रील्स एंड ऑल में, और जो ये टाइम होता है एक्चुअली यही टाइम रील का भी है और यही टाइम पढ़ने का भी है। तो कुछ प्रॉब्लम, ये हम एक सेशन अलग से भी करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट, बट मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ से मोटिवेट हो पाए कि हमें इस टाइम पे कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है और किन चीजों में थोड़ा सा हमें फोकस करना है। सर सबसे पहली चीज़ तो जो मैं बोलूँगी नहीं करनी है, प्लीज़ डू नॉट गेट कंफर्टेबल, प्लीज़ डू नॉट गेट कंफर्टेबल। जिस मोमेंट पर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी जॉब में, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू लाइक क्रेव फॉर मोर, कि हमेशा एक क्रेविंग होनी चाहिए कि नहीं मुझे और बेटर करना है और बेटर करना है। जिनका क्लरिकल में प्रमोशन हुआ है, जिनका क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ है, वो पीओ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनका पीओ में हो गया है वो जेआईबी सीआईबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या लेट्स से और भी बिगर एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनका ऐसा है कि एज का एक बैरियर रहता है हमारे एग्जाम्स में, अब अगर वो एज आ गया है तो आप जेआईबी सीआईबी की तरफ चले जाइए, बट जस्ट कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप ऑन स्टडिंग। और जो रील्स वाला टाइम आपने बोला है, डेफिनेटली एक होता है ना, एक रील स्टार्ट कर दी फिर वो चलती जा रही है, तो हमारा बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है और हमें आइडिया नहीं लगता है। आप उसकी जगह एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्केल 2 का भी एग्ज़ाम होता है, तो आप डायरेक्टली स्केल 2 या एसओ में भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और थोड़ा-सा अपना टाइम मैनेज कर लेना चाहिए। ऑलराइट मतलब सो दिस इज़ नॉट द एंड, ऐसा समझना चाहिए। तो बहुत दिनों बाद इंटरेक्शन मेरा आपसे हुआ है, क्योंकि एक टाइम था जब आप स्टूडेंट्स की रो में बैठ के पढ़ रहे होते थे, एंड अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ हमने अलग किया, कुछ अच्छा किया, और अभी हम डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं और अपने पैरों में खड़े हैं बेसिकली, है ना। तो बड़ी खुशी होती है ये सब देखकर। और हम डिटेल इंटरव्यू भी एक करेंगे जिसमें हम सारी बातों में भी डिस्कशन करेंगे कि प्रिपरेशन एंड ऑल के लिए क्या करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए। तो और कुछ अगर आप अपनी साइड से कहना चाहें स्टूडेंट्स को। बस बिलीव इन योर टीचर्स ब्लाइंडली प्लीज, उनसे अच्छी एडवाइस और कोई नहीं दे सकता है। आई हैव फॉलोड दीज एडवाइसेस एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग दीज एडवाइसेस। एंड सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, शुभम सर मेरे साथ 2018 से हैं कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड फ्रॉम 2018 एंड इट्स ऑलमोस्ट 6 years। And just keep on listening to your teachers, your parents, keep working, please don't think this is the end, and have a great future and enjoy this phase। ये phase बहुत अच्छा होता है। I have enjoyed it, please you enjoy yours as well। Thank you sir। ऑलराइट, तो आई थिंक सारे कैंडिडेट्स का सब कुछ जो भी डाउट है वो अपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो समीक्षा मैम ने बहुत बढ़िया से एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, हम जैसे ही आपको आपका कमेंट देखते हैं हम उसका रिप्लाई कर देंगे। अगेन थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में एक इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बट ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच। Thank you sir।